चलिए, तो अभी ये भवानीपुर की सीट के बारे में एक और डेटा आपको दे दूं कि 58,000 वोटों से पिछली बार दीदी जो है वो जीती थी। हालांकि वो बाय इलेक्शन था तो वहां पर स्थितियां अलग होती हैं, और जब आपको पता हो कि भाई कोई सत्ता में आ ही गया है, और उसके बाद जो एसआईआर में नाम कटे हैं वो लगभग 50,000 थे, और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ताल ठोकने वैसे आ गए, तो ये तमाम, और वहां पर 24% वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं मिलके कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी जो बार बार आगे निकल रहे हैं ना, इस गणित को सॉल्व कर रहे हैं। विराज, जो आप बात कर रही हैं या जो मनोज जी अभी बात कर रहे थे भद्रलोक की, तो वो अब एक बार जरा ग्रेटर कोलकाता की सीटें आप जरा देखिए, 35 सीटें, और हमने आपको बताया पिछले इलेक्शन में 35 में से 34 टीएमसी ने जीती थी। तो यहां आपको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी इन 35 में 13 सीटों पर फिलहाल आगे दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी टीएमसी आगे है, लेकिन कोलकाता रीजन में भारतीय जनता पार्टी का 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आगे होने का मतलब ही यह है कि एक बदलाव की बयार बह रही थी और उसमें कोलकाता भी अछूता नहीं रहा, और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा। अगर आप जंगल महल के एरिया की बात करें जहां बीजेपी अच्छा करती आई है, बीजेपी इस बार बहुत अच्छा वहां पर कर रही है। कुल मिलाकर 42 सीटें जंगल महल के इस क्षेत्र में आती हैं, और बीजेपी 30 सीटों पर फिलहाल वहां पर लीड कर रही है। तृणमूल कांग्रेस काफी पीछे 12 सीटों पर केवल आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो जंगल महल का इलाका बीजेपी ने स्वीप तो नहीं किया पिछली बार, लेकिन उसको कई सीटों पर बढ़त थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी उस पूरे 42 सीटों के क्षेत्र के अंदर बहुत आगे दिखाई दे रही है तृणमूल कांग्रेस से। ये वो सारे इलाके हैं जहां पर यह माना जा रहा था कि बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो उसको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा खुद को, और वो आप अगर बंगाल में अलग अलग लोकसभा सीटों में जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उनको देखें तो उसमें भी आपको दिखाई देगा। अब ये जलपाईगुड़ी का इलाका जो है नॉर्थ बंगाल का, सातों की सातों सीटें मेखलीगंज, धूपगुड़ी, मायानगर, जलपाईगुड़ी, रायगंज, डाबग्राम, फुलबाड़ी, माल, सातों की सातों सीटों पर जलपाईगुड़ी की बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। 3 सीटों का गेन है जलपाईगुड़ी में। पिछली बार 4 थी, अब 3 बीजेपी टीएमसी कूच बिहार में देखिए आप, शुभेंदु अधिकारी अच्छा इस बीच कुछ बोल रहे हैं। अत्याचार हिंदूদের উপর করেছে, হিন্দুরা তার জবাব দিয়ে দিয়েছে এই বিএমএ। कलकत्ता अर्बन एरिया में प्रेसिडेंसी जो है यहाँ पे सब एजुकेटेड यूथ, सीनियर सिटीजन, all casted in favor of the BJP as well as the great leadership of Narendra Modi. हो गया हम तक यही चलो शुभेंदु अधिकारी मीडिया के सामने आ रहे हैं बार बार, और हर बार वो और कॉन्फिडेंट होते हैं। ये तो वो कई दिनों से कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी ही बनाएगी। अब उन्होंने एक तरीके से सबका धन्यवाद भी कर दिया जनता का। इंटरव्यू नहीं होगा। दादा भाई सुन दो, देखिए। हाँ चलो दादा भाई। और अभी तक के आंकड़ों को पढ़ने का एक तरीका यह भी है कि वो तमाम सीटें जहां पर मुस्लिम वोट डिसाइसिव है या वो एक डिसाइसिव एज देता है टीएमसी को, उसके अलावा आप जितनी हिंदू बहुल सीटें हैं ज्यादातर पे बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और लीड कर रही है। और पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, ये कहने में अब बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए, और आंकड़े उसकी गवाही देते हैं। 166 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लीड कर रही है। अब जरा आप वो क्षेत्र देख लीजिए जहां बीजेपी के लिए डिसएडवांटेज था, जहां मुस्लिम वोट काफी निर्णायक है, जैसे मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, कृष्णानगर, यहां आपको हरा रंग ज्यादा दिखाई देगा। जहांगीरपुर की तो सातों की सातों सीटें टीएमसी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद की बात कीजिए आप तो केवल 2 सीटों पर, मुर्शिदाबाद प्रॉपर और करीमपुर में बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। बहरामपुर में जहां कांग्रेस का भी एक स्टेक है, वहां बहरामपुर से कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं। 2 सीटों पर भरतपुर और रेजीनगर में बीजेपी आगे चल रही है, और बाकी 3 सीट पर फिलहाल टीएमसी लीड कर रही है। कृष्णानगर में 5 सीटों पर टीएमसी आगे और 2 पर बीजेपी। कृष्णानगर उत्तर और तेहटा में बीजेपी आगे चल रही है। तो ये वो पूरी मुस्लिम बेल्ट है बीजेपी के लिए, यहां पर डिसएडवांटेजियस पोजीशन थी, और बीजेपी ने फिर भी उसमें कुछ सीटों पर अपना भगवा रंग छोड़ने की कोशिश की है। उसका असर आपको कुछ जगहों पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बाकी ये पूरा इलाका आपको हरे रंग में, मतलब टीएमसी के रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी को जहां स्कोर करना था
वहां उसने किया वो उसके ट्रेडिशनल जंगल महल और नॉर्थ बंगाल के इलाके हैं, और साउथ बंगाल की तमाम सीटों पर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें खास तौर पर कोलकाता रीजन की सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको और अंदाजा लगेगा बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसे पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर रहा है। और इस वक्त काफी वक्त हो चुका है जब बीजेपी उस जादुई आंकड़े के ऊपर चल रही है, 148 के ऊपर चल रही है, और एक गैप भी मेंटेन करके उसने रखा हुआ है टीएमसी से। सुबह से गिनती के दौरान, जब से 8 बजे से गिनती शुरू हुई है, तब से एक बार भी टीएमसी रुझानों में बीजेपी के आगे नहीं निकल पाई है। अब देखिए कुछ और लोकसभा क्षेत्रों में, देखिए रानाघाट में आपको बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है 4 सीटों पर, चकदाहा, रानाघाट दक्षिण, रानाघाट उत्तर पूर्व, कृष्णागंज और शांतिपुर में। बनगांव की 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, केवल एक स्वरूप नगर में टीएमसी आगे है। बशीरहाट में 5 सीटों पर टीएमसी आगे और 2 पर बदुरिया और हिंगलगंज में बीजेपी लीड कर रही है। बारासात की 6 सीटों पर टीएमसी और 1 पर विधाननगर में बीजेपी आगे है। और बैरकपुर की अगर बात करें तो 5 सीटों पर बीजेपी आगे है और 2 सीटें अमदांगा और नेहाटी में टीएमसी लीड कर रही है। और दमदम की 7 में से 6 सीटों पर टीएमसी आगे है। दमदम उत्तर में केवल बीजेपी फिलहाल आपको आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे। जयनगर की गोसावा में बीजेपी लीड कर रही है, जयनगर में बीजेपी आगे है। बाकी 5 सीटों पर बसंती, कुलतली, इसके अलावा कैनिंग पश्चिम, कैनिंग पूरब और मागराहाट पूर्वा, यहां पर टीएमसी आगे है। मथुरापुर की 5 सीटों पर बीजेपी आगे और 2 पर काकद्वीप और मगरहाट पश्चिम में टीएमसी आगे चल रही है। जादवपुर में भी हरा रंग इस वक्त ज्यादा छाया हुआ दिखाई दे रहा है, 5 पर टीएमसी चल रही है आगे और सोनारपुर दक्षिण और जादवपुर प्रॉपर में बीजेपी आगे चल रही है। डायमंड हार्बर की सीट पर बीजेपी आगे है। आपने देखा था अभिषेक बैनर्जी का पोस्ट सोशल मीडिया पर कि 10 जन्म लेने पड़ेंगे बीजेपी को डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त करने में। उस डायमंड हार्बर में बीजेपी आगे चल रही है। फाल्टा में चूंकि अब रीपोलिंग ऑर्डर की गई है, तो इसलिए आपको वहां का नतीजा, वहां के रुझान नहीं दिख रहे हैं। लेकिन डायमंड हार्बर की बाकी 5 सीटें जो हैं वो इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। सतगछिया, विष्णुपुर 146, महेशतला, बजबज और मेटिया बोरोज में टीएमसी आगे चल रही है। अब ये कोलकाता रीजन अगर आप देखें और तो कोलकाता दक्षिण में 3 सीटों पर बीजेपी आगे, बेहाला पूरब, बेहाला पश्चिम और रासबिहारी में। बाकी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। और कोलकाता उत्तर में भी 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। जोरासांको, शामपोकोट, मानिकतला में बीजेपी आगे चल रही है। चौरंगी, एंटली, बेलाघाट और काशीपुर बेलगछिया में टीएमसी आगे चल रही है। इन सारे इलाकों में बीजेपी थी ही नहीं पिछली बार, तो उस गढ़ में टीएमसी के सेंधमारी करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। हावड़ा भी वहीं आता है। इसमें आप देखें 3 सीटों पर शिवपुर, हावड़ा उत्तर और बल्ली में बीजेपी आगे चल रही है। हावड़ा मध्य में, हावड़ा दक्षिण में, संकरेल में और पांचला में टीएमसी आगे चल रही है। उलूबेरिया की 7 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। श्रीरामपुर की 4 सीटों पर बीजेपी आगे, 5 पर बीजेपी आगे और केवल 2 पर टीएमसी आगे। हुगली की अगर आप बात करें तो यहां भी 5 सीटों पर बीजेपी आगे और 2 पर टीएमसी आगे। आरामबाग में केवल तारकेश्वर की सीट पर टीएमसी को लीड है, बाकी 6 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। और तामलुक में भी एक मोयना सीट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी 6 सीटें वो बीजेपी की तरफ इस वक्त जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे वो इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था पिछली बार। अब कुछ और इलाके आप देखिए, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बीजेपी का स्टेक इन इलाकों में पहले भी था। इस बार उसने देखिए क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। बांकुरा की 7 सीटों पर आगे, पुरुलिया की 7 में से 6 पर बीजेपी आगे, झारग्राम की 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। मिदनीपुर की 7 सीटें बीजेपी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। ठीक ऐसे ही कांथी में टीएमसी फिलहाल रुझानों में खाता नहीं खोल पाई है। और घाटल की 4 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दसपुर और केशपुर को अगर आप छोड़ दें तो ये टीएमसी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, बीजेपी के जो 2021 में अच्छी परफॉर्मेंस वाले इलाके थे वहां उसने और बेहतर किया है, और जिन इलाकों में वो बिल्कुल पिछड़ गई थी वहां पर उसने सिर्फ इनरोड्स नहीं बनाई हैं बल्कि अच्छी बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की है। विष्णुपुर, बर्धमान दुर्गापुर, बर्धमान पूरब, बोलपुर, आसनसोल और बीरभूम, जरा एक नजर इन पर भी डालिए। आसनसोल की सारी सीटें बीजेपी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
पांडवेश्वर, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टियो और बाराबनी। बर्धमान में देखिए आप, बर्धमान पूरब में 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर रैना, जमालपुर और पूर्वस्थली दक्षिण में टीएमसी आगे चल रही है। बिष्णुपुर में 4 पर बीजेपी आगे है, 3 पर टीएमसी। वर्धमान और दुर्गापुर की लोकसभा की 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी आगे फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही है और बीरभूम में 4-3 का स्कोर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ देवेंद्र हैं, वो आपको बताएंगे कि ये जितने रीजन्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो माना जा रहा था दूसरा फेज बहुत मुश्किल रहेगा और उसमें स्कोर किए बिना, बल्कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स सीटें बढ़ाए बिना मुमकिन नहीं है कि वो मेजॉरिटी के बारे में सोचे, वो होता हुआ दिख गया। बीजेपी की स्ट्रेटजी सौरभ ये थी कि पहले फेज में बहुत बड़ा गैप क्रिएट करो और दूसरे फेज को यथासंभव क्लोज जाने की कोशिश करो। दूसरे फेज में वो मान रहे थे कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिस पे टीएमसी बहुत अच्छा करेगी, खासतौर पे जैसे साउथ 24 परगना, जिसमें लगभग 33 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वो उनके लिए कमज़ोर जगह होगी। हावड़ा में भी बीजेपी की कोशिश ये थी कि नेक टू नेक जैसी स्थिति आए। कोलकाता में भी मार्जिन बड़ा दिख रहा था कि टीएमसी के पक्ष में मजबूत सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश थी कि उसको नज़दीक लेकर आया जाए। तो बहुत कैलकुलेटिव वे में इस इलेक्शन को बीजेपी ने हैंडल किया है कि जहाँ जहाँ उनकी ताकत थी उस ताकत को और बढ़ाइए। और ज़िलों के हिसाब से सौरभ अगर आप देख लें तो मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, मालदा में थोड़ा चैलेंज और साउथ 24 परगना, इनके अलावा बीजेपी को कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। और कोलकाता प्रेसिडेंसी को उन लोगों ने अपने हिसाब से जो बांटा था उसमें 29 विधानसभा सीटें थी और उसमें वो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि 16-17 तक भी वो आ सकते हैं। और ये नतीजे दिखा रहे हैं कि जो उनका अपना कैलकुलेशन था, जो ग्राउंड फीडबैक था, जिस तरह की तैयारी थी, लगभग उसी रूप में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट वैसा ही कन्वर्जन, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा सौरभ। और इसमें हैरानी की बात ये थी कि सोचिए कि जिले के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन था उनको। और जैसे आप पूछिए कि क्या 100% आप लोग श्योर हैं कि आप आ रहे हैं, तो बीजेपी के जितने नेता इलेक्शन में लगे हुए थे फुल फ्लेजेड, उनका कहना ये होता था कि 200% शर्त लगा लीजिए। मतलब कहीं किसी लेवल पे उनको ये डाउट नज़र नहीं आ रहा था कि हमें दिक्कत होगी। और उसके पीछे वजह ये थी कि जो मैकेनिज्म खड़ा किया गया था उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। सौरभ, आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी का एक नेता सुबह 4 बजे तक वो बाहर रहा, उसके बाद 8 बजे तक होटल में वो दोबारा एक बड़े नेता को दिख गए, तो पहला सवाल उन्होंने ये कहा कि अरे यार, तुम अभी तक होटल में ही हो, तुम्हें तो फील्ड में होना चाहिए। और जबकि रात में 4 बजे, वो दिन भर काम करके रात में 4 बजे होटल में आया हुआ है और उस नेता को उसने रिपोर्ट किया। तो इस तरह की जब आप मेहनत करते हैं तो जाहिर तौर पे आपके पास ज़्यादा बेहतर फीडबैक होता है। जहां बीजेपी कमज़ोर थी, जैसे बीजेपी को कोई ये भ्रम नहीं था कि मुस्लिम वोटों में कोई बिखराव नहीं है, वो एकदम से मान रहे थे कि वो टीएमसी के पक्ष में बहुत एग्रेसिवली जा रहे हैं। लेफ्ट, कांग्रेस, बाकी फरफुरा शरीफ, AIM, ये हुमायूं कबीर, ये इन सारी चीज़ों का बीजेपी के कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। तो जो रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए, रियलिस्टिक फीडबैक होना चाहिए, वो बीजेपी का बंगाल इलेक्शन में, या असम की भी बात करें, असम में जैसे बीजेपी के जिन नेताओं को इलेक्शन में वहाँ लगाया गया, या वहाँ के मुख्यमंत्री, जैसे आप पूछिए कि बीजेपी की अपनी सीटें कितनी होगी, तुरंत बोलते थे 70 to 75। टारगेट आपका कहाँ जा रहा है? 90 to 100 के बीच में कहीं। मतलब कहीं उसमें कोई डाउट नज़र नहीं आता था। और ये तब होता है जब आप इलेक्शन को बहुत गंभीरता के साथ लड़ते हैं और आपका मैकेनिज्म वैसा ही हो। बीजेपी का होमवर्क और प्लानिंग दोनों दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक के रुझानों में बंगाल में बीजेपी आगे है, तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, उनकी विदाई होने जा रही है, या इस ट्रेंड में कुछ तब्दीली आएगी? असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय है। आपको सारे नतीजे सबसे पहले इंडिया टीवी पर दिखाई देंगे, तो आप भी फेविकॉल के जोड़ की तरह अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठिए और देखिए कौन बैठेगा बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल की कुर्सी पर, और देखना होगा कि किसकी कुर्सी को मिलेगी लंबी उम्र। चलिए, तो अब बात हो रही थी, जो देवेंद्र ने बात की कि इतनी मेहनत की है बीजेपी ने, और उस मेहनत का रंग देखिए कि यहाँ पर अजीत जी कुछ सीटें ऐसी हैं, राज बिहारी की सीट जो अभी सौरभ जब दिखा रहे थे कि वो सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वो सीट आप देखिए, मैं रिसर्च देख रही थी, 25 साल से टीएमसी का कब्जा रहा है, 25 साल से, और उसकी डेमोग्राफी भी उसके फेवर में जा रही है। फिर भी वो सीट अगर बीजेपी निकाल ले जा रही है तो अपने आप में दिखाता है कि कितना गुस्सा था दीदी के लिए, कितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। और एक सीट ऐसी नहीं है, कई सीटें जहां पर जीत की हैट्रिक लगाई हुई है। बेलीगंज की सीट है, वहां से आपके बड़े कद्दावर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद बेलाघाटा की सीट है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी का गढ़, कोर
था, संगठन भी मजबूत था, नेता भी मजबूत था, डेमोग्राफी भी आपके फेवर में थी। देखिए वो सब हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग कई मंत्री हारते हुए देख रहे हैं। श्याम पुकुर की सीट भी अभी दिखा रहे थे सौरभ जी, वहाँ शशि पांजा चुनाव लड़ी थी, मंत्री हैं, बड़े नेता अजीत पांजा की पत्नी हैं, वो चुनाव हार रही हैं, पीछे चल रही हैं अभी वो। तो ये जो बंगाल की सीटें हैं, जो 11 सीटें कलकत्ता वाली सीटें, जहाँ मंत्री थे, जहाँ 5-6 मंत्री तो वहीं से लड़ रहे थे, वहीं से, और उसमें से कहा है 7 बिल्कुल अरूप विश्वास वहीं से लड़ रहे थे, शशि पांजा वहीं से लड़ रही थी, फिरहाद हाकिम वहां से लड़ रहे थे, ये मतलब 4 या 5 मंत्री उस इलाके में थे। तो वो सब लोग भी पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ी तस्वीर है, जो एक बड़ी लहर, जो सेंट्रल जो इशू बोलते हैं, केंद्रीय मुद्दा जिसको बोलते हैं, वो था कि हिंदू पोलराइज हो रहा है और एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में देगा। दूसरी तैयारी थी उसको चैनलाइज करने की, कि अगर वो देना चाह रहा है तो उसको देने की स्थितियां बनाई जाए, इस तरह का माहौल बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो माहौल बनाया, और उस माहौल की वजह से अब देखिए उसमें कितनी छोटी छोटी बातें कही, अभी कई देवेंद्र जी ने बताई। 2 इलाके आपने बताए अभी सौरभ जी की, नॉर्थ बंगाल में जहां मजबूत थी वहां और कंसोलिडेट किया, ज्यादा सीटें जीती, और जंगल महल जो श्योर इलाका था वहां भी ज्यादा सीटें जीती। एक तरह से क्लीन स्वीप, आप बता रहे 40 में से 30, जहां पिछली बार लोकसभा में भी सीटें कम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां सिर्फ 10 सीट पर लीड किया था जंगल महल की 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने। ये कैसे हुआ? ऐसी छोटी बातें हम आपको एक बता रहे हैं, जो कैसे कल्चरल कनेक्ट होता है और कैसे छोटी चीज असर कर जाती है। ये जो जंगल महल का इलाका है, इसमें झारखंड से लगता हुआ इलाका और कुर्मी आबादी बड़ी है, जो लोग एसटी का स्टेटस देने की मांग कर रहे थे। तो एसटी स्टेटस देने की बात बीजेपी नहीं कर सकती थी। ये नहीं कहती कि हम आपको कुर्मी को एसटी बना देंगे, क्योंकि एसटी के नाराज होने का खतरा था। उनकी एक दूसरी मांग थी, जो उनकी भाषा है कुड़माली, उसको आप 8th शेड्यूल में शामिल करिए, उनको एक राष्ट्रीय भाषा के उसमें कुछ जो एक क्षेत्रीय भाषाओं का एक 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल करिए। तो बीजेपी ने यह कमिट किया कि हम कुड़माली को शामिल कर देंगे 8th शेड्यूल में। इसी तरह नॉर्थ बंगाल में कामतापुरी, उन लोगों ने कहा कि कामतापुरी एक अलग राज्य की मांग नहीं कर सकती है, बीजेपी नहीं उसको करेगी, तो कामतापुरी हम शामिल करेंगे 8th शेड्यूल में। तो वो भी कमिट किया बीजेपी ने। तो ऐसी छोटी छोटी मैनेजमेंट की चीजें, एक बड़ा नैरेटिव ये था, हिंदू एकजुट हो रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ देगा, और उसके जो कम्युनिटी के कंसर्न्स थे उनको भी जितना एड्रेस किया जा सकता था। आपको अब सीधे कोलकाता लेकर के चलते हैं। मनीष भट्टाचार्य बीजेपी के दफ्तर से वहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वहां तो अभी आपके पीछे काफी हलचल तो दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अब घोषणा कर दी है, ये चुनाव वो जीत गई है। क्या कह रहे हैं वहां कोलकाता में बीजेपी के नेता? देखिए, जबरदस्त खुशी का माहौल है। मैं संगठन की बेहद मजबूत कड़ी, विद्यासागर जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कराते हैं। पश्चिम बंगाल के बहुत लंबे समय से संगठन का काम कर रहे हैं। विद्यासागर जी, अब तो आगे बढ़ चुका है कारवां आपका बम्पर विक्ट्री की तरफ। सर, हमारी ये जीत हर कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। मैं पर्सनली आज 50 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, और तब से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरी ये सफलता हर कार्यकर्ता की सफलता के साथ मैं भी जुड़ गया हूँ। और इस आज की जो जीत है, ये 4 महीना से हमारे मुख्य चाणक्य जिसको कह सकते हैं, माननीय श्री सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी, हमारे माननीय राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य जी, इन्होंने टीम एफर्ट है। इन्होंने जिस ढंग से हम लोग को गाइड किया, गाइडलाइन दिया, उनके मार्गदर्शन से हम लोग दिन रात काम कर रहे थे। उस मार्गदर्शन के काम करने के आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं कि आज हमको लगता है 170 भी पार कर सकते हैं, 180 भी आ सकती है। 170 का है। आप देखिए, हाथ में झंडे, मिठाई लेके सब लोग, आप लोग तो जय श्री राम के नारे लगा है। जय श्री राम, जय जय। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? नोएडी से आया है, नोएडी 1 नंबर मंडल नोएडी से आया है। अर्जुन सिंह हमारा गुरु है। अर्जुन बैरकपुर से हमारा गुरु। आप लोग कहाँ से आए? मोसंदपुर से आया। क्या नाम है आपका? अभिजीत मल्लिक। तो आप लग रहा है अब तो बम्पर विक्ट्री होने लगी है। हाँ? आप कहाँ से? हम तो सर इधर है। ये कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रही है। सेलिब्रेशन आप लोगों का स्टार्ट हो गया है? एकदम स्टार्ट हो गया है। और अभी क्या कहेंगी, उम्मीद थी इस तरीके की विक्ट्री की? उम्मीद थी इस तरीके की विक्ट्री की? उम्मीद से ज्यादा। और हमारी सरकार बन रही है, हम कमल खिला रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर, पीछे नारेबाजी हो रही है। लोग यहाँ पर हाथ में झंडा, हाथ में कमल लेके आए हैं। मेरे बगल में जो दाहिनी तरफ का जो कमरा है, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और नतीजों की तरफ टकटकी लगाकर निगाह लगाए हुए हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर आई, हाथ में कमल वगैरह। देखिए, बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है।
ये यहाँ पर जितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तमाम कोई हाथ में कमल लेके आया है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेके। आप तो मोदी जी की तस्वीर और कमल लेके। हाँ। मोदी जी हमारा जान है, हमारा प्राण है। मोदी जी हमारा गुरु है। मोदी जी बरन्नो विश्व नेता है। इसी का देख के सब लोग वोट दिया है। बंगाल में बहुत लोग बाग परेशान में थे। टीएमसी सरकार इतना अत्याचारित तो किया है, इतना गुंडागिरी किया है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मोदी जी को देख के सब जाति परिवर्तन का जनादेश है। परिवर्तन का जनादेश, हर बंगाली का परिवर्तन का जनादेश है। मोदी जी इज वर्ल्ड लीडर इस टाइम। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं परेशानी का बंद हो रहा है। एक बिल्कुल सही था जी, बिल्कुल सही था। इतना परेशान हुआ बंगाल का जनता। चलिए, तो दीदी ने कहा था बदले का वोट होगा, लेकिन बदला लिया है उन्होंने। कट मनी, टोला कल्चर और जो गुंडागर्दी चल रही थी यहाँ पर, बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं किस तरह से उन्हें दबाया जा रहा था। और वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की लहर है, क्योंकि जिस तरह से जब पूछा जाता था कि ममता के जवाब में कौन है लीडर, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा, कमल का निशान और ये भगवा लहर, जिसमें हिंदू वोटर टर्नआउट का एक मेजर रोल रहा है। और शुभेंदु इस बात को खुल के कह भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे है, हिंदुओं ने सबक सिखाया है ममता बनर्जी को। जो अपीसमेंट, जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, ये उसका जवाब है। हिंदू लामबंधुआ एक साथ आया और ममता दीदी 100 से नीचे सिमटकर रह जाएगी। क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, आपको सुनाते हैं। प्लस बीजेपी will form the government. दादा राउंड में आपका भी आना शुभेंदु अधिकारी को लगातार कैमरे खोज रहे हैं और शायद वो थोड़ा वक्त और इंतजार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि 170 के पार भाजपा जाएगी। हालांकि हमारे नंबर्स 170 के आगे रजत जी लगातार तो काफी देर से भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं। देखिए, अब ये बिल्कुल क्लियर है और मुझे नहीं लगता अब ये नंबर चेंज होंगे। 2-4 सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है। पश्चिम बंगाल में 4 मई दीदी गई और बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें अब कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी काउंटिंग हुई है उससे जो ट्रेंड सामने दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, हमारे रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं, वो सब मिलाकर के एक तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। अब ये सीट 170 हो सकती हैं, 178 हो सकती हैं, 160 हो सकती हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये बात निश्चित है कि पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में वो तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें अब किसी को कोई शक नहीं। अब रजत जी, इस नतीजे का इम्पैक्ट क्या होगा नेशनल पॉलिटिक्स में, ममता का जाना, बीजेपी का बंगाल जीतना? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। इन तीनों का, पार्टी का और इन दोनों नेताओं का स्टेचर पब्लिक आई में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को इनविंसिबल माना जाता था, ममता बनर्जी को अनडिफीटेबल माना जाता था। और अब चाहे कुछ भी इसमें एक्सक्यूज़ दें कि आपने सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन की मदद की, ये सब एक्सक्यूज़ेज हैं। मोटी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में वोट दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा चैलेंज बीजेपी के पास होगा कि किस तरह से एक गुड गवर्नेंस की सरकार दे सके, क्योंकि बार बार आप जनता से इसलिए वोट नहीं मांग सकते कि दूसरे ने क्या किया। दूसरी बात, नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी जो विकल्प बन सकती थी नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दलों के अलायंस की लीडर बन सकती थी, उसको ज़रूर अब बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। तीसरा, ममता बनर्जी कोई आसानी से सरकार चलाने देंगी ये नहीं है। वो फाइटर है, चैलेंजर हैं, सड़क की राजनीति जानती हैं, तो बीजेपी की सरकार जो बनेगी उसको कदम कदम पर चैलेंज करने, जैसे उड़ीसा में सरकार को कोई कदम कदम पर चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होगा। ये एक बड़ा बदलाव मुझे लगता है कि देश के लिए होगा और ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा। आफ्टर ऑल ये सोचना पड़ेगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो
बीजेपी क्या थी, बिहार में नंबर 2 की पार्टी थी, महाराष्ट्र में नंबर 2 की पार्टी थी, पश्चिम बंगाल में जीतने का कोई आसार नहीं था। लेकिन ये सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ने बाजी पलट दी है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके लिए मानी जाएगी। और जो पूरा संघ परिवार है आरएसएस के लिए एक बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी पश्चिम बंगाल में। ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर संघ के लोग चाहते थे कि बीजेपी की सरकार बने। बिल्कुल, और इस जीत से जितने विरोधी नाराज होंगे और ममता दीदी को जितना सेटबैक लगा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक अगर कोई दीदी के पीछे राहुल का साथ छोड़ के खड़ा हुआ था तो वो थे अखिलेश यादव। और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। हिंदू कंसोलिडेशन, जात पात, तमाम चीजों से ऊपर उठकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ है रजत जी, वो अखिलेश के लिए भी टेंशन का सबब होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसलिए बड़ी बात नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में एक क्रेडिबल लीडर है जिसने पिछले सालों में एक सक्षम सरकार चलाई है। उसका काम करने का तरीका अलग है। वो ऐसा काम करने का तरीका है कि बाकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स उनको फॉलो करते हैं। तो वो इतना बड़ा चैलेंज मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए है। अखिलेश के लिए ज़रूर सेटबैक होगा क्योंकि वो समझते थे कि वो ध्रुवीकरण कर सकते हैं, वो इकट्ठा कर सकते हैं, वो कांग्रेस के साथ मिलके, ममता के साथ मिलके चैलेंज कर सकते हैं। उसको ज़रूर सेटबैक लगेगा। इस सवाल प्रदीप जी से भी मैंने पूछा था कि अगर ये अब जो हमें दिखाई दे रहा है होता हुआ ये होता है तो ये कितनी बड़ी बात होगी भारत की राजनीति में। तब आपने ये कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट वैसा है जैसे नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय फलक पर आना। देखिए, इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर देश को जियोग्राफिकली जो है 4 हिस्सों में बांटा जाए, और है भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में आपको अपना प्रभुत्व कायम करना है तो उत्तर प्रदेश चाहिए, सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला। वेस्ट में चाहिए तो महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर लोकसभा सीटें और आबादी की दृष्टि से। गुजरात में इतने लंबे समय रहने के बाद भी बीजेपी का पूरे वेस्ट पर उस तरह से वेस्ट इंडिया पर प्रभाव नहीं हुआ जो महाराष्ट्र में जीतने के बाद हुआ है। इसी तरह से ईस्ट की बात करें तो आपने उड़ीसा जीत लिया, बिहार जीत लिया, उससे बात नहीं बनी जब तक आप बंगाल नहीं जीतते। पश्चिम बंगाल जीतने का मतलब है ईस्ट इंडिया पर आपका प्रभुत्व हो गया। अब एक ही चैलेंज बचा है साउथ इंडिया, जहां तमिलनाडु में जब तक आप नहीं आते तब तक कर्नाटक में आने से कोई बात नहीं बनने वाली। मतलब पूरे साउथ की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए जो है अब बीजेपी के लिए जो चैलेंज बचा है वो दक्षिण में, और दक्षिण में भी तमिलनाडु में। तो इस पश्चिम बंगाल की जीत का नेशनल पॉलिटिक्स पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ने वाला है। बीजेपी एक वर्चस्ववादी पार्टी की ओर, जो 50s 60s में कांग्रेस हुआ करती थी, उस ओर बढ़ रही है। तो उसका फुटप्रिंट आप देखिए तो पूरे देश में लगातार फैल रहा है। आप तमिलनाडु और केरल की बात करें, वहाँ बीजेपी कोई सरकार नहीं बनाने जा रही, नंबर 2 पार्टी भी नहीं होने जा रही, लेकिन उसका जनाधार बढ़ने जा रहा है। तो इस दृष्टि से देखिए अगर आप, तो इसका मेरा मानना है कि 2014-2017 जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उन दोनों से बड़ी विक्ट्री है पश्चिम बंगाल की। और उसका असर जो है केवल बीजेपी पर नहीं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनकी जो ग्रुपिंग्स हैं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है कि अब पूरे देश को एक वर्किंग अपोजिशन चाहिए, फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाला अपोजिशन चाहिए। और उस तरह का नेता जो है, अब असम को देखिए, गौरव गोगोई जो हैं वो भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो एक सीरियस 24/7 पॉलिटिक्स करने वाले नेता की बहुत सख्त ज़रूरत है अपोजिशन को।